जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है नवोदय प्रवेश परीक्षा का। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9th का सब्जेक्ट साइंस है। इसमें 2 चैप्टर लिए हैं, बल एवं दाब और ध्वनि। इन दोनों चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को मैंने लिया है। आपका एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को होने वाला है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बल का सीजीएस इकाई है, तो आप लोग बताइए बल का सीजीएस इकाई क्या है। तो ऑप्शन में देख लीजिए डाइन, जूल, पास्कल, वाट। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। बल का ईसाई मात्रक क्या है, बल का जो है ईसाई मात्रक क्या है, आप लोग बताइए। बल का ईसाई मात्रक न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर देखिए पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में जो है बॉल बेयरिंग का काम क्या है, घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना, और ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन क्या है, और स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना मात्र सुविधा के लिए। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा। पहिए देख लीजिए, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है, बताइए आप लोग। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है, तो गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलना, ये पहिए का बॉल बेयरिंग का काम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। बताइए पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय का दाब कैसा होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, एक समान होता है, नहीं बदलता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है। और न्यूनतम कहाँ पर होता है, ऊपर जाने पर। पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा। क्या होगा, घटेगा। जब हम लोग पृथ्वी से दूर जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतम सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में। वस्तुओं के संपर्क में से उत्पन्न बल कहलाता है। जो वस्तु के संपर्क में जब बल आता है तो क्या उत्पन्न होता है, वह बल कौन सा होता है, कैसा होता है। जब वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल तो कैसा होता है, कौन सा बल होता है, संपर्क बल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि किसी पर कोई बल ना लगे तो, यदि किसी पर कोई बल ना लगे तो क्या होगा, आकार विकृत हो जाएगा, तेजी से मुड़ेगा, या तो विराम में होगा, या गति करेगा, गति करना बंद कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। या तो विराम में होगा या गति करेगा। यदि किसी वस्तु को कोई बल नहीं लगे तो क्या होगा, ना तो वह विराम करेगा, या तो विराम करेगा, या तो क्या करेगा, गति करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर देखिए यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है, यदि क्या होता है, वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपवर्तित रहता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्या होगा उसमें से। तो क्या होगा, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही जगह इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जब हम एक न्यूटन बल लगाते हैं, जब हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो हम लगभग क्या करते हैं, 1 किग्रा द्रव्यमान को रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला पड़ोद
को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ताप, आयतन, दाब, क्या कहते हैं बताइए? तो कहते हैं दाब कहते हैं। जो दाब का फार्मूला क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर पड़ोद बट्टे पड़ोद अपान क्या होता है? क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल हम एकांक कर देंगे तो पड़ोद को क्या कहेंगे? पड़ोद बराबर दाब हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा दाब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं। क्या होता है? हम जब मैली सड़क पर चलते हैं तो क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। इसका कारण क्या है? आप लोग बताइए, इसका कारण क्या है जब हम लोग मैली सड़क पर चलते हैं तो फिसल जाते हैं? तो ऑप्शन में देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो वहाँ पर क्या होती है? घर्षण की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग फिसल जाते हैं जब मैली सड़क पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पर, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, वातावरण पर आश्रित होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग पहले ही जब बताने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही जाएगा, क्या सही जाएगा? बढ़ता है। द्रव की गहराई में बढ़ने के साथ क्या होता है? द्रव का दाब बढ़ता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर देख लीजिए, दोनों मैनेज कर रहे हैं। जल, पारा व स्पीड 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं। किस बोतल की तली पर सबसे अधिक लाभ होगा? बताइए। पारे वाली का यहाँ पर दाब रहेगा, दाब होगा, जो लाभ यहाँ पर दाब रहेगा। पारे वाली पर, स्पीड पर, जल वाली पर, और देख लीजिए एक ऑप्शन दिएगा समान होगा। तो क्या होगा? पारे वाले पर सबसे अधिक होगा। पारे वाले पर दाब सबसे अधिक होता है। जब हम जल, पारा और स्पीड में तीनों में बोतल में भर लेंगे और क्या करेंगे, किसी बोतल की तली पर, किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब होगा? तो पारे वाले पर सबसे अधिक दाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग सीचेस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो लोग भी देख सकते हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं जिनके पाठ में साइंस है, चैप्टर में जो है साइंस के चैप्टर है जिसमें ध्वनि ध्वनि है और बल एवं दाब है। तो वो लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बताइए। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर मीटर, न्यूटन गुणे मीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अच्छा, और आप लोग बताइए एक एटीएम बराबर क्या होता है? एक एटीएम बराबर कितना होता है? 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है एक एटीएम बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में, ध्वनि प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषण का इकाई है। बताइए ध्वनि प्रदूषण का इकाई क्या है? डेसिबल, डेसिमल, बीपीएम, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा जब हम बताएंगे उत्तर को। अगर अगर आता भी नहीं है तो तब हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो पहले अपने आप कोशिश करिए कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हम बताएंगे तो आएगा ही, लेकिन आपसे आपने से पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चन सही का है, टिक लगा दें कौन सा क्वेश्चन सही है। बताइए ध्वनि का प्रदूषण इकाई क्या है? आप लोग बहुविकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, बताइए कौन सा है ध्वनि का प्रदूषण का इकाई है? तो डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण का इकाई है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में, तो यहाँ पर देखिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो समुद्र की गहराई होता है उसे नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राडार का, सोनार का, अल्टीमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई अगर हो उसको नापना हो तो किसका, किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, किस उपकरण का प्रयोग करेंगे?
तो हम लोग सोनार का उपयोग करेंगे। सोनार, सोनार नहीं, सोनार का उपयोग करेंगे। ये एक यंत्र है जिससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, सर्वतरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति, जो सर्वतरंगे कितनी प्रकार की होती हैं आप लोग बताइए। सर्वतरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति कितना होना चाहिए। सर्वतरंगे 20 से 20,000 तक होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो क्या होगा, परासर्व तरंगे हो गए, और कम होगा तो सर्व तरंगे। सर्व तरंगे नहीं होगी, असर्व तरंगे। और सर्व तरंगे होगी 20 से 20,000 तक, ये जो होती हैं सर्व तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं, ये सब सर्व तरंगे होती हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में, भूकंप की तरंगे को किस यंत्र से मापते हैं। भूकंप की तरंगे जो होती हैं उसे किस यंत्र से मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। किससे, सिस्मोग्राफ से। अच्छा आप लोग बताइए, भूकंप की तरंगे, भूकंप की तरंगों के क्या कहते हैं हम लोग। भूकंप, भूकंप यहाँ पर लीजिए, भूकंप की तरंगे, भूकंप की तरंगों क्या कहते हैं, सीस्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीस्मिक। आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जो क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आता है। सीस्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सीस्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, सर्वतरंगे की होती हैं, सर्वतरंगे कितनी होती हैं, मतलब सर्वतरंगी होती हैं कैसी होती हैं, कितनी हर्ट्ज तक की होती हैं। तो जो प्राश्रव्य तरंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। कितनी होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में, चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न, कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। सर्व ध्वनि होती है, उप ध्वनि होती है, प्राश्रव्य ध्वनि होती है, आश्रव्य प्राश्रव्य। बताइए कैसे ध्वनि होती है। चमगादड़ जो होते हैं उनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसी उत्पन्न होती है, तो ये होती है प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। जो चमगादड़ के द्वारा प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में, टॉप 25 क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से, यानी कि बल योम दाब और ध्वनि से, दोनों से मिलाकर टॉप 25 क्वेश्चन मैंने लिया है इस क्लास में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो कंपन करता हुआ धागा है उसको अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सोनोमीटर का, बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोनोमीटर। जो कोई धागा कंपन कर रहा है उसको अध्ययन करेंगे उसके व्यवहार का, तो हम सोनोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, सोनोमीटर का उपयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखिए, आगे आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर देखिए, किसके कारण पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है। जो पुरुष, किसके कारण जो होता है, पुरुष की आवाज़ जो मोटी होती है और स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है। किसके कारण, प्रबलता के कारण, त्वरण के कारण, और देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में देखा है ध्वनि के कारण, इनमें से कौन है। तो किसके कारण होता है कि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है और स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है। तो ये जो है त्वरण के कारण, किसके कारण, त्वरण के कारण जो होता है कि स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसी के कारण, त्वरण के कारण। चलिए देखते हैं आगे का। आगे क्वेश्चन कौन सा, 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही जगह इसको का, इस क्वेश्चन का, ध्वनि की अधिकतम वेग किस में होती है। ध्वनि की जो होती है अधिकतम वेग किस में होती है, दोनों में होती है, ठोस में होती है, गैस में होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस में होती है ध्वनि की अधिकतम वेग। तो ये ठोस में होती है। किस में होती है, ठोस में जो होती है ध्वनि की अधिकतम वेग सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किस में होती है, अब सबसे कम, ये भी आप लोग याद कर लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आप लोग लिखिए सबसे कम, सबसे कम किस में होती है, तो ये गैस में जो होती है सबसे कम होती है।
और सबसे अधिक ठोस में सबसे अधिक होती है और गैस में सबसे कम होती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पर प्रबलता की इकाई होती है, बताइए प्रबलता की इकाई क्या होती है? आवृत्ति, अपवर्तकाल, आवर्तकाल, डेसिबल, डेसीमीटर, बताइए क्या होती है? तो डेसिबल होती है, प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। इसे हम किससे पढ़ सकते हैं? डीबी से पढ़ सकते कहते हैं, डीबी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में, जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? कोई वस्तु जो होती है जल में डूबी हुई है, उसका पता हम किस उपकरण से लगाएंगे? रडार से लगाएंगे, सोनार से लगाएंगे, क्वाइसर से लगाएंगे, पल्सर से लगाएंगे? बताइए किससे लगाएंगे? तो हम सोनार से उसका प्रयोग लगाएंगे, उसका पता हम सोनार से लगाएंगे कि ये वस्तु समुद्र में कहाँ, जल में है, कहाँ पर है। तो इसका उपयोग हम सोनार से लगाएंगे, ये पता चल जाएगा सोनार से कि वह वस्तु कहाँ पर है जल में। जो रहेगा, कोई भी वस्तु अगर जल में है तो उसका पता हम लगाने के लिए सोनार का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म में खड़ा है। जो एक व्यक्ति है रेलवे प्लेटफार्म में खड़ा होकर ट्रेन की आने व जाने की सीटी सुनता है, सीटी की आवाज़। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या होगा? दोनों स्थिति में समान होगी। ट्रेन के आधे समय अधिक तीव्रता होगी, ट्रेन के आधे समय अधिक तुरंत हो गए, और इनमें ट्रेन के ज़्यादा समय क्या होगी? तुरंत अधिक होगी। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ट्रेन के आते समय अधिक तुरंत होगी, क्या होगी? ट्रेन के आते समय अधिक तुरंत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जगह इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता, एक बच्चा जो है वो अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यह ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा हो पाता है? बताइए यह ध्वनि के किस अभिलक्षण के द्वारा हो पाता है? गुणवत्ता के कारण होता है, तुरंत के कारण, प्रबलता के कारण, तीक्ष्णता के कारण? तो ये गुणवत्ता के कारण होता है। किसके कारण? गुणवत्ता के कारण। तुरंत के कारण क्या होता है? पुरुषों की मोटी आवाज़, स्त्रियों की पतली आवाज़। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, गुणवत्ता के कारण। तो आशा है क्लास समझ में आएगा। इसी तरह चैप्टर वाइज क्वेश्चन पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।